हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। तो आज हम 15वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 14 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। इसमें कुल 21 सेट दिया गया हुआ है और आज हम 15वें नंबर सेट का प्रैक्टिस कराएंगे। तो यह सेट सब जो प्रैक्टिस सेट है एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है। तो समय बहुत कम बचा है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है। तो इसीलिए आप लोग बिना देरी किए हुए परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और हमारे साथ साथ सेट मारिए और कमेंट में मेरे साथ साथ उत्तर लिखिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 15वें सेट का पहले प्रश्न से। तो जैसे जैसे हम भी इसका उत्तर बताएंगे आपको भी कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन के समय एक नर्स को कैथेटर को स्टोमा में कितनी दूर डालना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर दूर डालना चाहिए। कोलोस्टमी इरिगेशन के समय एक नर्स को कैथेटर को स्टोमा में 10 सेंटीमीटर दूर डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 इंच दूर डालना चाहिए। एनीमा देते वक्त द्रव्य के कंटेनर को कितनी ऊंचाई तक सुरक्षित रखना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 45 सेंटीमीटर 18 इंच तक इसको सुरक्षित रखना चाहिए। एनीमा देते वक्त द्रव्य के कंटेनर को 45 सेंटीमीटर तक सुरक्षित रखना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा रिटेंशन। रिटेंशन कैथेटर से संक्रमण सबसे अच्छा कैसे बचाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय समय पर मेटस को साफ करके। समय समय पर मेटस को साफ करके रिटेंशन कैथेटर से संक्रमण को सबसे अच्छा बचाया जा सकता है। अगला हो जाएगा प्रोस्टेट के कैंसर में रेडिएशन थेरेपी देने पर मूत्राशय की जटिलता का संभवतः लक्षण क्या होगा? तो डिस्यूरिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सिर में चोट लगे मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद तेज बुखार हो जाता है। 102 से 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो यह कहाँ के चोट को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या हाइपोथैलेमस के चोट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तपेदिक कंट्रोल कार्यक्रम में कौन सी संस्था सहयोग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिडा। राष्ट्रीय तपेदिक कंट्रोल कार्यक्रम में डेनिडा संस्था सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बचाव नहीं है? तो स्तन की स्वयं की जांच ट्यूमर के लिए यह प्राथमिक बचाव नहीं है। बाकी पल्स पोलियो टीकाकरण, विटामिन ए की खुराक देना, आइसोसाइनाइड शिशुओं को देना जिसकी मां के बलगम में तपेदिक के जीवाणु हो, यह तीनों प्राथमिक बचाव है। सिर्फ स्तन की स्वयं की जांच ट्यूमर के लिए छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक नर्स कोरोनरी केयर यूनिट में खून का नमूना एसिडोसिस के लिए निकालती है। धमनी खून का सामान्य पीएच क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.42। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे सबसे उचित द्रव्य की मात्रा एक ऐसे मरीज के लिए क्या होगी जिसे इंग्वाइनल हर्निया के ऑपरेशन के बाद दिया जाएगा?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 से 3000 मिली प्रतिदिन। अगला प्रश्न है इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए कितने गेज व्यास की सुई प्रयोग होती है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए कितना गेज व्यास की सुई प्रयोग होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 26 गेज व्यास की सुई प्रयोग होती है। नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन किस जगह पर लगाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जांघ के मध्य में नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूमेटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूमेटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेड शोर से। न्यूमेटिक बिस्तर बेड शोर से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा गुदा और मुंह के तापमान में अंतर कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गुदा और मुंह के तापमान में अंतर होता है। नेज़ोक्रेस्टिक नली की लंबाई नापने के लैंडमार्क हैं। तो नाक ट्रेगस एपिगैस्ट्रियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेज़ोगैस्ट्रिक नली की लंबाई नापने के लैंडमार्क हैं नाक ट्रेगस और एपिगैस्ट्रियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा एक सीवीए के मरीज में प्राथमिक उद्देश्य नर्स को सांस का रास्ता ठीक करना होता है। एक सीवीए के मरीज में प्राथमिक उद्देश्य नर्स को सांस का रास्ता ठीक रखना होता है। इसके लिए मरीज को शुरू में किस अवस्था में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करवट की तरफ रखना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा एक रोगी को सही रक्तचाप कैसे नापा जा सकता है। एक रोगी का सही रक्तचाप कैसे नापा जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऐसा कफ जो बाह के 2/3 भाग को ढक सके। ऐसा कफ जो बाह के 2/3 भाग को ढक सके ऐसे में सही रक्तचाप नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक रोगी को कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है। नर्स चिकित्सक को बताती है क्योंकि बढ़ा हुआ तापमान दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्डियक आउटपुट का बढ़ना। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वतः गर्भपात का आम कारण क्या है। स्वतः गर्भपात का आम कारण क्या है। तो इसका उत्तर है जर्म प्लाज्म की त्रुटियां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर नर्स का पहला कार्य क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैर को पकड़कर शिशु को उठाना। एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर नर्स का पहला कार्य होगा पैर को पकड़कर शिशु को उठाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा शल्य क्रिया के पहले किस पदार्थ को लगाकर त्वचा की तैयारी की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70% अल्कोहल। शल्य क्रिया के पहले 70% अल्कोहल को लगाकर त्वचा की तैयारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे सीटस बाथ। सीटस बाथ के लिए पानी का तापमान होता है। सीटस बाथ के लिए पानी का तापमान कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43 से 46 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आईसीडीएक्स। आईसीडीएक्स वर्गीकरण का उपयोग होता है। तो किसमें होता है चिकित्सीय अभिलेख विभाग में। आईसीडीएस वर्गीकरण का उपयोग चिकित्सीय अभिलेख विभाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्यूमिगेशन में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। फ्यूमिगेशन में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट फ्यूमिगेशन में उपयोग होता है। बायोमेडिकल पदार्थ निस्तारण में मानव शारीरिक अंग किस रंग के पात्र में रखे जाते हैं। बायोमेडिकल पदार्थ निस्तारण में मानव शारीरिक अंग किस रंग के पात्र में रखे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीला।
पीला रंग के पात्र में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खून में किस पदार्थ की मात्रा जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड का बोतल उपयोग होता है? खून में किस पदार्थ की मात्रा जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। खून में ग्लूकोज की मात्रा को जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है? मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाएं करवट। अगला प्रश्न है, सामान्यतः इंटरकोस्टल ड्रेनेज नली कितने दिन के लिए रखी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 दिन के लिए रखी जाती है। सामान्यतः इंटरकोस्टल ड्रेनेज नली 3 से 5 दिन के लिए रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सा तरल पदार्थ दिया जाता है? हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सा तरल पदार्थ दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.9% सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही जोड़ी को चुनें। इसमें कौन सा जोड़ी सही है? तो टी पीस जो है यह एयरवे एग्जेक्टेंट इसका सही होगा। मेकिंग टो CO2 डिटेक्टर या नहीं, यह गलत होगा। किडनी ट्रे खून स्टोरेज यह भी गलत है। पल्स ऑक्सीमीटर नाड़ी की गति जानने के लिए यह भी गलत है। तो सही क्या है? इसमें टी पीस एयरवे एग्जेक्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेजल कैनुला का उपयोग होता है। नेजल कैनुला का उपयोग किस में होगा? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन देने के लिए नेजल कैनुला का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा नेबुलाइजेशन और इंट्रावेनस रास्ते दोनों से दी जाती है? कौन सी दवा नेबुलाइजेशन और इंट्रावेनस रास्ते दोनों से दी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3% सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न हो जाएगा, फोटोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में होता है? फोटोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीलिया के उपचार में फोटोथेरेपी का उपयोग होता है। अगला है, स्तनपान कराना चाहिए केवल 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। स्तनपान कराना चाहिए केवल 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बीपी यंत्र का यदि कफ ढीला हो तो क्या होना चाहिए? बीपी यंत्र का यदि कफ ढीला हो तो गलती से ज़्यादा नाप देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायूरेटिक्स किस समय दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सुबह में डायूरेटिक्स दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। बीच में इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, अंत तक वीडियो का बने रहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोगी की देखभाल में किस तरह का मैट्रेस उपयोग होता है? रोगी की देखभाल में किस तरह का मैट्रेस उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटा और ठोस। अगला प्रश्न हो जाएगा, मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखी रुई स्वाब से दबाना चाहिए। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग सूखी रुई स्वाब से दबाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री कोण पर चमड़े के नीचे सुई दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में तरल पदार्थ के तापमान के संबंध में
कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिक सफाई के लिए 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए, यह जोड़ा इसमें सही नहीं है। सफाई करने के लिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, गर्म प्रभाव के लिए 110 से 115 और तापमान कम करने के लिए 80 से 90। तो इसमें सारा सही है, सिर्फ गलत कौन सा है? गैस्ट्रिक सफाई के लिए 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेलिन कार्टिलेज के ट्यूमर को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्रूपाथिबुर्द कहा जाता है। हेलिन कार्टिलेज को अंतर्रूपाथिबुर्द कहा जाता है। हेलिन कार्टिलेज के ट्यूमर को क्या कहेंगे? अंतर्रूपाथिबुर्द। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वक्रता में अंतर के कारण अपवर्तक त्रुटि है। वक्रता में अंतर के कारण अपवर्तक त्रुटि है यदि कॉर्निया और लेंस को क्या कहा जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि वैषम्य कहा जाना चाहिए। सही वर्तनी वाला शब्द खोजें। सही वर्तनी वाला शब्द है एंट्रीप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंट्रीप्रेन्योर ऑप्शन नंबर सी इसका सही शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एवी सहायता का प्रकार। एवी सहायता का प्रकार जो एक सस्ता और आसान सहायता है जो किसी न किसी खादी और कट आउट चित्र और अन्य चित्रों के साथ कवर किया जाता है, रखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे फ्लानन बोर्ड कहा जाता है। फ्लानन बोर्ड ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली डेटा संग्रह तकनीकों के अलावा कहाँ उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगठन और समस्या की तुलना में उपयोग की जाती है। सामूहिक मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली डेटा संग्रह तकनीकों के अलावा संगठन और समस्या की तुलना में उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नैदानिक इकाई जहां गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन ऐसी स्थिति में प्रगति नहीं हुई है जिससे रिकवरी असंभव हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभावित गर्भपात। निम्न में से कौन सा आंशिक तिल में देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, त्रिगुणित। त्रिगुणित जो है यह आंशिक तिल में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेरीलॉजिकल प्रतिक्रिया। सीरोलॉजिकल प्रतिक्रिया जो फागोसाइटोसिस के लिए बैक्टीरिया को संवेदित करता है, तो कौन सा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपसोनाइजेशन। अपसोनाइजेशन जो है यह सीरोलॉजिकल प्रतिक्रिया जो फागोसाइटोसिस के लिए बैक्टीरिया को संवेदित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्लेसेंटा के अलग होने के निम्नलिखित कारण होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो सिवाय दोषपूर्ण पत्या को छोड़कर अचानक गर्भाशय विघटन, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, थ्रोम्बोफिलिस, यह सभी जो है प्लेसेंटा के अलग होने के निम्नलिखित कारण हैं सिवाय दोषपूर्ण पत्या को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदंश के सही और न्याय संगत उपयोग के बाद भी शीर्ष को ऊपर उठाने पर भी विफलता पर शक को बढ़ना। संदंश के सही और न्यायसंगत उपयोग के बाद भी शीर्ष को ऊपर उठाने पर भी विफलता पर शक का बढ़ना क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टिंग रिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रिंग होगा? कंस्ट्रक्टिंग रिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, हाथ की जन्मजात विसंगति। हाथ की जन्मजात विसंगति जिसमें हाथों के संलग्न उंगली, हाथ की जन्मजात विसंगति जिसमें हाथों के संलग्न उंगली आपस में दृढ़ता से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेंडक्टाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ की जन्मजात विसंगति जिसमें हाथों के संलग्न उंगली के आपस में दृढ़ता से जुड़े होते हैं, उसे सेंडक्टाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प की पहचान करें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प की पहचान करें। तो इसमें पहला विकल्प है, स्वास्थ्य एक अवस्था है और एकीकृत होने वाला एक प्रक्रिया है, यह सही है। दूसरा है, अनुकूली प्रतिक्रिया वह है जो मानव तंत्र के लक्ष्यों के संदर्भ में समग्र रूप से योगदान नहीं देते हैं। तो यही कथन जो है हमारा गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुकूलन स्तर 3 विभिन्न स्तरों पर वर्णित जीवन प्रक्रियाओं की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। एकीकृत, प्रतिपूरक और समझौता, यह भी सही है। नर्सिंग का लक्ष्य व्यक्तियों और समूहों के लिए अनुकूलन को बढ़ावा देना है, यह भी हमारा सही है। तो इसमें गलत के कौन है? तो अनुकूली प्रतिक्रिया वह है जो मानव तंत्र के लक्ष्यों के संदर्भ में समग्र रूप में से योगदान नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रमुख अवसाद के साथ रोगी की नैदानिक विशेषताओं में शामिल है। प्रमुख अवसाद के साथ रोगी की नैदानिक विशेषताओं में शामिल है कौन? सबसे पहले उत्तेजना, उसके बाद व्यवहार भिन्नता और घबराहट। यह तीनों जो है प्रमुख अवसाद के साथ रोगी की नैदानिक विशेषताओं में शामिल है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गर्भाशय में मृत भ्रूण को परे रहना। गर्भाशय में मृत भ्रूण को परे रहना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लीन गर्भपात कहते हैं। गर्भाशय में मृत भ्रूण को परे रहना लीन गर्भपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धांत जो नर्सिंग व्यवसाय की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बुनियादी नर्सिंग घटनाओं को समझने के लिए एक एकीकृत ध्यान प्रदान करने का इरादा रखता है। क्लाइंट, पर्यावरण, स्वास्थ्य और नर्सिंग। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूमैन के नर्सिंग के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही उत्तर को भरकर समानता को पूरा करें। सही उत्तर को भरकर समानता को पूरा करें। तो चूहा जो है यह स्तनपायी प्राणी है। तो मगरमच्छ क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेंगने वाला जंतु होगा। चूहा है स्तनपायी प्राणी, तो मगरमच्छ हो जाएगा रेंगने वाला जंतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चरित्र का प्रतिनिधित्व जानने के लिए बिट्स की एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाइट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 महीने के बच्चों में भाषा का विकास। 15 महीने के बच्चों में भाषा का विकास को निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण कहानियों को सुनने का आनंद लें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्लेसेंटल संबंधी असामान्यताएं। प्लेसेंटल संबंधी असामान्यताएं जिसमें एक पतली तंतुमय रिंग कोरियोनिक प्लेट के किनारे पर मौजूद होती है जहां भ्रूण के वेसल्स को समाप्त होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा मार्जिनटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पैलोफोराइटिस। पैलोफोराइटिस के नैदानिक प्रत्यक्षीकरण में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन शामिल है? कोस्टोवर वेस्ट्रेलल कोमलता, कोस्टोवर वेस्ट्रेलल कोमलता, लगातार उल्टी और गंभीर निर्जलीकरण। पैलोफोराइटिस के नैदानिक प्रत्यक्षीकरण में यह तीनों शामिल है। कोस्टोवर वेस्ट्रेलल कोमलता, लगातार उल्टी और गंभीर निर्जलीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, दवा को किससे संचालित करके संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःत्वचा। दवा को अंतःत्वचा से संचालित करके संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया को परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द की जांच करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द की जांच करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वोंग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल।
क्या होगा? वोंग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतली और उल्टी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंटी इमेटिक्स कहा जाता है। मतली और उल्टी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को एंटी इमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कानों का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कानों की परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़े के स्थानांतरण को कहा जाता है? फेफड़े के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो फ्न्यूमेनेक्टोमी कहा जाता है। फेफड़े के स्थानांतरण को फ्न्यूमेनेक्टोमी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दवा रोगी के लिए खुली दूषित चोट की दवा है? इनमें से कौन सी दवा रोगी के लिए खुली दूषित चोट की दवा है जिसका टेटनस टीकाकरण का कोई हालिया इतिहास नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेटनस टॉक्साइड। अगला प्रश्न हो जाएगा, एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी लेने वाला मरीज कान में गूंज की शिकायत करता है। यह ऑटोटॉक्सिसिटी नुकसान पहुंचाती है। यह ऑटोटॉक्सिसिटी नुकसान पहुंचाती है 8वें सीएन को, 8th क्रेनियल नर्व को। एंटीबायोटिक थेरेपी लेने वाला मरीज कान में गूंज की शिकायत करता है। यह ऑटोटॉक्सिसिटी नुकसान पहुंचाती है 8वें क्रेनियल नर्व को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डायलिसिस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे डायलिसिस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन में कमी। हीमोग्लोबिन में कमी जो है यह डायलिसिस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। बाकी हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, उच्च एलिवेटेड क्रिएटिनिन यह सभी डायलिसिस द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, सिर्फ हेमोग्लोबिन में कमी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामान्य औसत पल्मोनरी धमनी दबाव है। सामान्य औसत पल्मोनरी धमनी दबाव कितना होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 mm, 15 से 20 mm Hg इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य औसत पल्मोनरी धमनी दबाव है 15 से 20 mm Hg, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोध गलन में ईसीजी परिवर्तन है। रोध गलन में ईसीजी परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन। रोग गलन में ईसीजी परिवर्तन है एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखूनों के आसपास के ऊतकों की सूजन को क्या कहा जाता है? नाखूनों के आसपास की ऊतकों के सूजन को क्या कहा जाता है? तो पेरोनाइचिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक एड्स का संकेतक है? निम्न में से कौन सा एक एड्स का संकेतक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए CD4 की गिनती 200 सेल पर मिलीमीटर क्यूब से कम होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यह एड्स का एक संकेतक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रेनियल दबाव। क्रेनियल दबाव में वृद्धि के लिए चिकित्सा प्रबंधन में शामिल है। क्रेनियल दबाव में वृद्धि के लिए चिकित्सा प्रबंधन में शामिल है क्या? तो एडमिनिस्टर मैनिटोल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या एडमिनिस्टर मैनिटोल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुखार, सिर दर्द और ग्रीवा पश्च। बुखार, सिर दर्द और ग्रीवा पश्च कठोरता किसके उत्कृष्ट लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस के उत्कृष्ट लक्षण है। बुखार, सिर दर्द और ग्रीवा पश्च जो है मेनिंजाइटिस के लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन इंजेक्शन के लिए उपयुक्त सुई का आकार कैसा होगा? तो इसका उत्तर है 25G का होगा और 5 बाय 8 इंच लंबी होगी।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इंजेक्शन की जेड ट्रैक विधि का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी नर्सिंग हस्तक्षेप सही है। तो किसको छोड़कर? इंजेक्शन के बाद साइट को सख्ती से रगड़ना, इसको छोड़कर बाकी सभी सही है। अल्कोहल के साथ इंजेक्शन साइट तैयार करना, सुई का प्रयोग करना जो कम से कम 1 इंच लंबी हो, इंजेक्शन से पहले रक्त के लिए एस्पिरेट, यह तीनों ऑप्शन सही है। जेड ट्रैक विधि का उपयोग करते समय इंजेक्शन का यह तीनों ऑप्शन सही होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग करते समय सक्शन अवधि कितने सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेकंड से अधिक सक्शन विधि नहीं होना चाहिए। ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग करते समय सक्शन अवधि 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अंतः चाक्षुष दबाव में वृद्धि द्वारा अभिव्यक्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोमा। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रेडन स्केल का प्रयोग किस खतरे का आकलन करने के लिए किया जाता है? ब्रेडन स्केल का प्रयोग किस खतरे का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डेक्यूबाइटस अल्सर का खतरा को कम करने के लिए किया जाता है, आकलन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाइलोरिक स्टेनोसिस का अभिव्यक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सा पाइलोरिक स्टेनोसिस का अभिव्यक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेप उल्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, प्रक्षेप उल्टी। लाल रंग वेंचुरी मास्क में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन और प्रवाह होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% और 10 लीटर प्रति मिनट। 40% और 10 लीटर प्रति मिनट लाल रंग वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है जन्म के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा पारित करने में विफलता किसका संकेत हो सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हर्टस्पंग रोग की संकेत हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमी ग्रेविडा रिपोर्ट के अनुसार उसकी पिछली मासिक धर्म की अवधि 15 जनवरी को शुरू हुई और 20 जनवरी को समाप्त हो गई। नेगल नियम के अनुसार ईडीडी क्या होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर को ईडीडी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी दवा से होने वाली गंभीर एलर्जी को क्या कहा जाता है? तो एनाफिलेक्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी दवा से होने वाली गंभीर एलर्जी को एनाफिलेक्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है लीवर के सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है। लीवर के सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है शराब पीना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लीवर के सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है शराब पीना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मधुमेह की चिकित्सीय अभिव्यक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मधुमेह की चिकित्सीय अभिव्यक्ति नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरनाइट्रेमिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस परीक्षण या टेस्ट का प्रयोग करके दूरदृष्टि का आकलन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नेलन चार्ट का परीक्षण या टेस्ट का प्रयोग करके दूरदृष्टि का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है जीभ की सूजन को कहा जाता है। जीभ की सूजन को जिह्वा शोथ या ग्लोसाइटिस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुमूत्र किसकी कमी से होता है? बहुमूत्र किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विरोधी मूत्रवर्धक हार्मोन के वजह से बहुमूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा नवजात शिशुओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अंतःशिरा
प्रवेशनी का आकार क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24 गज का इसका आकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैकवेन साइन। मैकवेन साइन किस बीमारी में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोसिफेलस में मैकवेन साइन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में पसंदीदा दवा कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम सल्फेट प्री एक्लेम्सिया का पसंदीदा दवा है मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दवाई एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए अदोजीवी दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोग्लिसरीन। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक स्प्लेनेक्टोमी की जटिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अग्नाय शोथ। अग्नाय शोथ जो है स्प्लेनेक्टोमी की जटिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा पार्किंसन रोग का कारण क्या है? पार्किंसन रोग का कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोपामाइन की कमी से मस्तिष्क में कोशिकाओं का उत्पादन करना। पार्किंसन रोग का कारण है डोपामाइन की कमी से मस्तिष्क में कोशिकाओं का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोले गए शब्दों को बोलने या समझने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो अफेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटन बेड शोर का सबसे अच्छा निवारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटन बेड शोर का सबसे अच्छा निवारण हो सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हर 1 घंटे में स्थिति बदलना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अपेंडेक्टोमी के लिए पूर्व ऑपरेटिव तैयारी में निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी शामिल है? अपेंडेक्टोमी के लिए पूर्व ऑपरेटिव तैयारी में निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एनिमा स्टेट को छोड़कर बाकी कंसेंट त्वचा की तैयारी और गहने उतारना सभी शामिल है। सिर्फ एनिमा स्टेट को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न यहीं तक था, अंतिम प्रश्न यहीं तक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।